नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सीए आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आप लोगों के सामने मैं आ चुका हूं एक और ज़बरदस्त क्लास लेकर, और आज हम लोग करने के वाले हैं, आज ये एक रिकॉर्डेड क्लास माध्यम से मैं आपसे मिलने वाला हूं। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग ये करने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन किसका, अनपेड सेलर का। उतना ही होगा और कल से मैं टीपा स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैं आई वांट यू ऑल टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट टीपा का सुपर फास्ट मैराथन होने वाला है कल 12:10 PM से 12:10 PM। ये सबको आप बताना है, क्योंकि टीपा में मुझे पता है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वो सारी चीजें हम लोग कल कवर करवाने वाले हैं। आज इस सेशन में जल्दी से एक 10-15 मिनट में अनपेड सेलर को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सियाद जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव uploaded nearly 700 plus videos on various different YouTube channels and Unacademy Learning App combined. So please take out time and check out all those videos that I've uploaded till date. And you'll find some awesome, amazing videos to help you guys in your preparations. Do also join our Telegram channel. The link is in the description of this video as well. पूरे बाहुबली टीम ने आपके लिए मैराथन लेकर आ गया है और मेरा टाइमिंग है 12:10 PM एवरी डे। कल से मैं रेगुलरली इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ विद टीपा एंड बाकी सारे टीचर्स के टाइमिंग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक हमने एक वन सिंगल पॉइंट लिंक भी बनाई है विद हेल्प ऑफ आवर स्टूडेंट कुशल ओचानी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको लिंक मिल जाएगी livedaily.me/CA live daily, और यहाँ पर सेकंड लास्ट जो टैब है ये सीए आदर्श जोशी वाला, ये है ना, ये इसमें कुशल का इनपुट है और इसमें हमने चैप्टर में हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट वाइज ब्रेकअप किया हुआ है कि कौन से वीडियो में कौन से कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं। तो अब जो भी कंसेप्ट अगर आपको इस मैराथन में पता लगता है कि फॉर एग्जांपल यूनिट 3 में यार ये मुझे समझा नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मुझे नहीं समझा से फॉर एग्जांपल, तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ ढूंढ कर उसको डायरेक्टली वहीं से आप कवर कर सकते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा, आपको वीडियोज़ में घूमते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टाइम टेबल आपके सामने है। सभी दो चैनल्स हैं हमारे पास, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन एंड अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो। दोनों चैनल्स के टीचर्स, उनके टाइमिंग सभी आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। मेरा टाइमिंग 12:10 का है, ये दिसंबर के लिए एक्सक्लूसिव, और 5 PM का जो है ये एक्सक्लूसिवली मई जून 22 के लिए, और लक्ष्य बैच भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। लक्ष्य मई जून, ये जो लक्ष्य बैच है, इस बार लक्ष्य बैच दो हिस्सों में बांटी गई है, 1.0 और 2.0। पूरी बाहुबली टीम ने इसको दो हिस्सों में बांटा है और दोनों, एक तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 24 नवंबर से, दूसरे होने वाले 22 दिसंबर से। लक्ष्य बैच के कौन से एजुकेटर्स कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ बैच, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान रहेगा। सिंगल गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा फॉर शेयरिंग नोट्स एंड कंटेंट। पूरा सिलेबस कवर होगा आपका, प्लस पे आपको यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जाएगी। स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप अनअकैडमी के हमारे बाहुबली टीम के टीचर्स का रेफरल कोड यूज़ करते हैं, किसी भी 9 में से किसी भी टीचर का, तो आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। या अगर आप मेरा रेफरल कोड जानना चाहते हैं तो वो है सीए आदर्श। आप अगर ये यूज़ करके प्लस सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस लक्ष्य के ग्रुप में एंट्री मिलेगी। पीरियोडिकल टेस्ट होगा, आपको आरटीपी एमटीपी बैच, मैराथन बैचेस और लो इंटरनेट कंजम्पशन में आप ये सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सभी के इसके साथ साथ टाइम टेबल भी आपके सामने है, इसको आप चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस लेने वाले सभी स्टूडेंट को लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अदर देन दैट अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको करके मिलेंगे। दोस्तों अनअकैडमी में प्लस के ऑप्शंस होते हैं 3, 6, 12, 24 मंथ। आपके मन लायक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर सी आदर्श कोड यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पा सकते हो। आइकॉनिक में आपके पास ऑप्शन होता है 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। यहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। चलिए, तो अभी हम लोग आ गए थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में और हमारा यूनिट 1 का रिवीजन हो गया, 2 और 3 का भी हो गया। इसमें आप लोग को रियलाइज हुआ 3 में कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको दोबारा चेकआउट करना है। और ये जो है यूनिट नंबर 2, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अनपेड सेलर ऑन द अदर हैंड, ये थोड़ा वियर्ड है। अब इसमें देखो ऐसा है ना कि अनपेड सेलर में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आए तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अनपेड सेलर में क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है। तो एट द एंड हम चले जाते हैं जल्दी से अनपेड सेलर की तरफ। ओके, दिस इज द यूनिट, लास्ट यूनिट, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर में हम लोग को कुछ राइट मिलते हैं। अनपेड सेलर को राइट होते हैं अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स में प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई या नहीं हुई, आपको अलग अलग राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जब प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई तो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल मिल जाता है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो राइट ऑफ लीन को ही आप राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी कहेंगे। राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी क्यों? बिकॉज आप इसे लीन इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज ओनरशिप भी आपकी है, पोजीशन भी आपका है। तो मैं अपनी चीज कैसे जब्त करूं, तो इसलिए आप उसको लीन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? विथहोल्डिंग डिलीवरी। या इसे आप एक और वर्ड से जान सकते हैं, वो है क्वाजी लीन। कौन सा लीन? क्वाजी। क्वाजी का मतलब होता है रिसेंबल, इसलिए उसे क्वाजी लीन भी कहते हैं।
फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी यूज कर सकते हो, और रीसेल तो है ही, राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54। अगेंस्ट द बायर अगर आप देखेंगे तो आप सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेज और सूट फॉर इंटरेस्ट भी फाइल कर सकते हैं। एंड दिस आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब आप ये यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं यूज कर सकते, यू कैन यूज बोथ साइमल्टेनियसली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दोस्तों अनपेड सेलर, इससे पहले हम स्टार्ट करें पहले देख लेते हैं अनपेड सेलर होता क्या है। अनपेड सेलर मतलब वो इंसान जिसको होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट येट बीन पेड और टेंडर्ड। अब वो चाहे 100 रुपए में से 99 रुपीज मिल गया, 1 रुपया नहीं मिला, तो भी आप अनपेड सेलर बन जाते हो। या कभी आप बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आपको पेमेंट किया गया और उसकी कंडीशन अगर ब्रीच हो गए, यानी कि कुछ डिसऑनरमेंट हो गया, तो उस केस में भी आप अनपेड सेलर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी क्लाइंट ने चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, तो मतलब यू अल्टीमेटली डिड नॉट गेट द मनी। इफ यू डिड नॉट गेट द मनी देन यू बिकम अनपेड सेलर एंड यू गेट ऑल द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर। Now the term seller here includes any person who is in the position of a seller. सिर्फ एग्जाम्पल आपके एजेंट, आपके कंसाइनी अगर आपके बिहाफ में काम कर रहे हैं, उन्हें भी आप सेलर के डेफिनेशन में लेकर आ जाएंगे। फिर बात करते हैं अनपेड सेलर के राइट। सबसे पहले बता दूं, अनपेड सेलर के पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है। पहला होता है राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स वेयर द गुड्स आर स्टिल इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। दूसरा होता है जो आप केवल सिर्फ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में यूज कर सकते हो, जब आपका बोलते हैं ना कि पोजीशन आपके पास से निकल गया होता है लेकिन बायर के पास नहीं गया रहता है, तो आप राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इसको यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट ऑफ रीसेल भी आप यूज कर सकते हैं। राइट ऑफ रीसेल ये जो है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, अगर आपकी प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट येट पास्ड ऑन टू द बायर, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 2 लगता है, सेक्शन 46 का सबसेक्शन 2 लगता है, और राइट ऑफ लीन की जगह मैं उसे राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी कहता हूं या क्वाजी लीन कहता हूं, बिकॉज ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी दोनों मेरे पास है, पोजीशन भी मेरे पास है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है कि अनपेड सेलर है, उसके पास पोजीशन है गुड्स के और उसको पेमेंट मिलना चाहिए था, उसको पेमेंट नहीं मिला। अब देखो, हो सकता है गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स उधारी में बेचे है तो आप अनपेड सेलर नहीं बनोगे। वाई? बिकॉज उधारी में गुड्स बेचे इसका मतलब है कि वो आपको बाद में पेमेंट करने वाला है। बट व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड यू डिड नॉट गेट द मनी, यू बिकम अनपेड सेलर। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दैट गुड्स वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द क्रेडिट टर्म हैज एक्सपायर्ड एंड यू हैव नॉट येट रिसीव्ड द मनी, यू अगेन बिकम अनपेड सेलर। कभी कभी क्या होता है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, पेमेंट का छोड़ो, बायर इन इटसेल्फ बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड यू हैव अ पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब मुझे बताओ, कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब उसकी असेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो इतना तो क्लियर पक्की बात है कि मेरे गुड्स के लिए पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो आई एम गिवन अ राइट ऑफ लीन कि भाई आप अपने प्रोडक्ट अटका लो, जब तक आगे वाला पेमेंट ना करे आप प्रोडक्ट मत भेजना, बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। इन तीनों केसेस में आप राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पार्ट डिलीवरी की बात बता दूं, अगर आप अनपेड सेलर हो और आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है, तो आप बचे हुए पार्ट पे राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस पार्ट डिलीवरी इज कंस्ट्रूड एज होल डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है, पार्ट डिलीवरी करके आप बोल देते हो कि समझ लो पूरा प्रोडक्ट आपका ही है, मैं प्रोडक्ट नहीं रोकूंगा। आपने यहाँ पे वेवर दे दिया राइट ऑफ लीन को, और अगर आपने वेवर दे दिया तो अब आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। ये पॉइंट कॉमन रहेगा पार्ट डिलीवरी का, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी और राइट ऑफ लीन में भी। अच्छा सर, ये टर्मिनेट कैसे होता है राइट ऑफ लीन? हो सकता है कि गुड्स आपने पोजीशन ही आपने मूव आउट कर लिया, यानी कि गुड्स किसी कैरियर को दे दिए, बेली को दे दिए, है ना, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। विदाउट रिजर्विंग, सर अगर आप राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करते हैं तो इसका मतलब पोजीशन आपके ही कंट्रोल में, भले ही फिजिकली गुड्स किसी और के पास है बट कंट्रोल तो आपके पास ही है, राइट। तो अगर आप राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर रहे हैं तो गुड्स आर इन योर पोजीशन, आप राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल गुड्स किसी कैरियर को दे रहे हो, दैट मींस यू द गुड्स आर नॉट इन योर पोजीशन एनीमोर एंड राइट ऑफ लीन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द गुड्स आर आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना राइट ऑफ डिस्पोजल के ऊपर। हो सकता है बायर या उसके एजेंट ने पोजीशन ले लिया गुड्स का, या आपने वेवर दे दिया कि भाई मैं राइट ऑफ लीन इस्तेमाल नहीं करूंगा। इन सारे केसेस में क्या होगा, राइट ऑफ लीन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, बाय एस्ट्रेपल भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, जस्ट बिकॉज आपने केस फाइल किया था और कोर्ट ने आपके हित में, आपके बेनिफिट के लिए, आपके फेवर में फैसला सुनाया है एंड द बायर इज सपोज टू मेक यू पेमेंट, कोर्ट ऑर्डर विल नॉट रिजल्ट इनटू टर्मिनेशन ऑफ लीन। जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता, यू आर नॉट सपोज टू रिलीव द गुड्स इवन इफ द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द बायर टू मेक द पेमेंट। व्हाई? बिकॉज कई बार क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद लोग पेमेंट नहीं करते, लोग
हायर कोर्ट में अपील करते हैं या कभी कभी जेल जाना पसंद कर देंगे, उनका क्या है, उनके पास पैसा नहीं, वो नहीं देंगे। तो यू आर नॉट सपोज टू लीव योर गुड्स अंटिल एंड अनलेस यू गेट द मनी इन योर बैंक अकाउंट और इन योर हैंड्स। तो राइट ऑफ लिन डज नॉट गेट टर्मिनेटेड merely because you have obtained a decree for the price of the goods। डिक्री मतलब कोर्ट ऑर्डर। ओके, सो राइट ऑफ लीन मैं आपको बता दिया, गुड्स इफ नॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट या इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड और द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, इन तीनों केसेस में राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इफ द सेलर रिटेन्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स। करेक्ट। नाउ सेलर वेवर दे सकता है राइट ऑफ लीन का। अगर वो वेवर दे रहा है तो भाई इस केस में द राइट ऑफ लीन विल टर्मिनेट। कभी कभी क्या होता है, यू गिव द गुड्स टू अ कैरियर विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल, दैट मीन्स द गुड्स आर आउट ऑफ योर पोजीशन एंड हेंस आप राइट ऑफ लीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी कभी बायर या उसका एजेंट पोजीशन ले लेता है, देन अगेन द गुड्स आर आउट ऑफ योर पोजीशन एंड हेंस यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज राइट ऑफ लीन। तो ये तीनों केसेस में भी आप राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाता है। बाय एस्ट्रोपल जो लास्ट केस है भाई, अगर आपने खुद ही को रोक दिया है बाय यूजिंग द राइट ऑफ लीन, देन मतलब देन यू कैन नॉट यूज राइट ऑफ लीन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेवर। इसलिए इसको यहाँ पे फोर्थ में एज एन एक्सप्लेनेशन दिया है एस्ट्रोपल, इट्स अ पार्ट ऑफ वेवर इट्स सेक्शन में आप देखेंगे तो वेवर में ही है। और कोर्ट ऑर्डर से ये लीन नहीं चला जाता। फिर सेकेंड राइट आपके सामने वो है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अब अगर आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए। अब गुड्स ट्रांजिट में कैसे पता चलेगा, द मोमेंट गुड्स आपने किसी कैरियर या बेली को दे दिए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग इट टू बायर, वो वहां से ट्रांजिट शुरू हो जाता है। और ट्रांजिट खत्म कब होता है, जब बायर या उसका एजेंट उसकी डिलीवरी ले लेता है। तो आपके कैरियर के पास, जब से आपके पास से कैरियर के पास गया तब से लेके जब तक बायर उसको नहीं लेता तब तक गुड्स विल बी सपोज टू बी इन ट्रांजिट। कभी कभी क्या होता है, गुड्स रिजेक्ट कर देता है बायर, गुड्स रिजेक्ट कर देता है बायर, तो ऐसे केस में ट्रांजिट विल नॉट डीम टू बी एन एंड, एंड सेलर भले ही उसको रिफ्यूज कर देगी, सेलर बोले कि मैं अपने गुड्स वापस नहीं लूंगा, तो भी ट्रांजिट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज स्टिल अलाउड। कभी क्या होता है, आप ऐसे शिप में या ऐसे बस पे या ऐसे ऐसे मीडियम से आप गुड्स भेज रहे हो जो बायर ने अपॉइंट किया है। अब ऐसे केस में क्या गुड्स ट्रांजिट में है या नहीं है कैसे समझेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर वो चार्टर्ड जो बायर का जो शिप वाला है, चार्टर्ड शिप है, अगर वो एज एन एजेंट काम कर रहा है बायर का, देन इन दैट केस द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। लेकिन अगर वो एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है, देन द गुड्स विल स्टिल बी कंसिडर्ड इन ट्रांजिट। पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हुआ है ना, और द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स कैन बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट अनटिल अनलेस, मैंने आपको बताया ये पॉइंट कॉमन है, अगर डिलीवरी करते वक्त आपने ऐसा जता दिया दैट यू विल नॉट बी यूजिंग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे किया जाता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना बड़ा आसान है। एक्चुअली गुड्स को अपने पोजीशन में ले लो बाय कॉलिंग द ट्रक ड्राइवर की भाई वापस गुड्स लेकर आ जा, या अगर आपके पास ट्रक ड्राइवर का नंबर नहीं है तो उस प्रिंसिपल को कॉल करो जिसकी सर्विस आपने ली है, एंड गिविंग सफिशिएंट टाइम टू कॉन्टैक्ट द ड्राइवर एंड स्टॉप द डिलीवरी। बट ये काम आपका है कि आप उसको सफिशिएंट टाइम दे रहे हो। ओके, इसके अलावा आपको बता देता हूं मैं, ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कब यूज कर सकते हो, सेलर अनपेड होना चाहिए, सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में कब रहेंगे कब नहीं मैंने आपको बता दिया, बायर मस्ट बिकम इंसॉल्वेंट, ये एक्सट्रीमली क्रूशियल है, बायर इंसॉल्वेंट बनना चाहिए, एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, ट्रांजिट कब से कब तक शुरू होता है, मैंने कहा था जब से आपने कैरियर को दे दिया तब से तो लेके जब तक बायर या उसका एजेंट उसको एक्सेप्ट ना कर ले। एक और बात बता दूं, बायर बेली ने अगर ऑब्टेन कर लिया डिलीवरी, ट्रांजिट एंड, है ना, बायर ने गुड्स को डेस्टिनेशन पे आने के पहले एक्सेप्ट कर लिया, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। आपके कैरियर ने बायर को फोन करके एक्नॉलेज कर दिया दैट ही इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द बायर, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। रॉन्गफुली अगर कैरियर ने डिलीवर करने से मना कर दिया, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। Where goods are delivered to the carrier hired by the buyer and the carrier is acting like agent of the buyer, transit comes to an end. पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स आपने किया और बचा हुआ आप पूरा का पूरा डिलीवर करोगे, आपने इसका बोल दिया है, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। ओके, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टर्ड बाय द बायर, एंड वो चार्टर्ड अगर जो शिप है वो एजेंट की तरह काम कर रहा है, देन अगेन द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड।
तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे करेंगे? स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना बड़ा आसान है, आप डायरेक्टली उसे कॉल करके गुड्स मंगा सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्टली उसका नंबर नहीं है, जो बंदा कैरियर कर रहा है, तो आप काम कर सकते हो, उसके प्रिंसिपल को कॉल करके उसको सफिशिएंट टाइम देकर आप गुड्स वापस मंगा सकते हो। देन राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच का डिफरेंस देख लो। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि आप गुड्स जो आपके पास है उसे रिटेन कर रहे हो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में होता है कि आप उसे रिगेन कर रहे हो जो आपके पास नहीं है। राइट ऑफ लीन यूज करने के लिए आपके पास पोजीशन ऑफ द गुड्स होने चाहिए, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए पोजीशन आपके पास नहीं होना चाहिए, कैरियर के पास होना चाहिए और बायर के पास भी नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ लीन कैन बी यूज्ड इवन इफ द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी यूज्ड इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। जब राइट ऑफ लीन एंड होता है उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है, और जब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप यूज कर लेते हो, वापस राइट ऑफ लीन आप यूज कर सकते हो। Okay, so right of stoppage in transit is nothing but the extension of right of lien. Sir, what will be the effect of subsale or pledge by the buyer? If the subsale or pledge is authorized by the seller, then it will be valid and you cannot use right of lien or right of stoppage in transit or right of resale. But if it is not authorized or supported or involved by the seller, मतलब seller से इसका कुछ संबंध नहीं है अगर, in that case your right of lien and right of stoppage in transit is as it is, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बीइंग अ सेलर इफ यू हैव असेंटेड टू द सेल मॉर्गेज और डिस्पोजिशन, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, otherwise you can use right of lien or right of stoppage in transit. Okay, now document of title to the goods has been transferred to the buyer and buyer transfers the document to any person who buys in the good faith. हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर वो सेल है तो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो गया, बिकॉज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से ओनरशिप और पोजीशन ही ट्रांसफर हो गया। तो अब आप ओनरशिप पोजीशन सब कुछ ट्रांसफर हो गया, तो अब आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। लेकिन अगर ये सेल नहीं प्लेज होता तो आपको एक अधिकार है, आप उसे बोल सकते हो, आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास कोई अदर एसेट है, आपने ये गुड्स जो प्लेज करा है ना आपके पास, ये मेरे गुड्स है, जो मैं अनपेड सेलर हूं, मेरे बायर ने ये गुड्स आपके पास प्लेज कर दिए, गुड्स मेरे हैं और वो एब्सकॉन्ड हो चुका है, तो भाई साहब पहले आप उसकी अदर एसेट्स से पैसा रिकवर करो, और अगर पैसा रिकवर नहीं होता तो मेरे गुड्स बेच के पैसा रिकवर करो और बचे हुए गुड्स मुझे वापस दे दो। तो योर राइट विल बी सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द प्लेज। ओके, now what is the effect of stoppage of goods in transit या right of lien? Effect, the contract does not come to an end, the contract is just paused. उसको आप बोलेंगे भाई पैसा दे और गुड्स लेकर जा। देन कम्स द इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज राइट ऑफ रीसेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल, बिकॉज इसके बिना बाकी राइट्स पानी कम चाहे। यह है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल कहता है कि जो गुड्स आप राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके अपने पास रखे हो आपने, उसका फायदा कुछ नहीं है जब तक आप उसे बेच ना सको। तो राइट ऑफ रीसेल में आपको पावर मिलता है टू सेल द गुड्स दैट यू हैव ऑलरेडी सोल्ड एंड यू हैव नॉट रिसीव्ड मनी फॉर द सेम। In fact, Nemo that called non-habit, that is no one can transfer a better title than himself has, के भी एक्सेप्शन है, सेल बाय अनपेड सेलर, वहां पर भी इसे अलाउ किया गया है। सर दो तरह के गुड्स हो सकते हैं, पेरिशेबल नेचर के, नॉट पेरिशेबल नेचर के। अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स है तो आपको सेलर अनपेड सेलर डज नॉट हैव टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट इट एंड द अनपेड सेलर कैन सेल द गुड्स एंड रिकवर हिज कॉस्ट। if there is a profit he can enjoy, if there is a loss he can claim the buyer. But दूसरा केस क्या हो सकता है, when the goods are not of perishable nature। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो आपको अपना इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स आपको बायर को इंटीमेट करना पड़ेगा, और अगर आपके इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स सुनने के बावजूद बायर अगर आपको पैसा नहीं देता विद इन रीजनेबल टाइम, देन यू मे रीसेल द गुड्स। फिर से वही होगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ आप इंजॉय कर लेना, लॉस हुआ तो आप बायर से रिक्लेम कर देना। मगर अगर आपने नॉन पेरिशेबल गुड्स विदाउट नोटिस सेल कर दिया और अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो बायर को जाएगा प्रॉफिट, और अगर आपको लॉस हो गया तो आप बायर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। When the unpaid seller has exercised the right of lien or right of stoppage in transit and resells the good, अगेन ये सारे पॉइंट है। द सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्स वैलिड टाइटल, मैंने आपको नेम दैट क्वाड नॉन डेबिट का एक्सेप्शन बता दिया। कभी कभी क्या होता है, आप नॉन पेरिशेबल गुड्स सेल करते हो लेकिन आप एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ आप बता देते हो दैट आई रिजर्व अ राइट टू रीसेल द गुड्स।
if you have already intimated at the time of contract of sale itself the buyer that I hold the right to resell the goods, in that case without notice भी आप रीसेल कर सकते हो और प्रॉफिट हुआ तो आप इंजॉय कर सकते हो, लॉस हुआ तो आप बायर से रिकवर कर सकते हो. ठीक है. When the property in the goods is not passed on to the buyer, again वही हुआ quasi lien बन जाएगा, लीन की जगह आप उसे quasi lien कहेंगे. राइट इज एंटायरली सेम. राइट अगेंस्ट द गुड्स के बाद आते हैं राइट अगेंस्ट द बायर. इसे सेलर्स रेमेडी भी कहते हैं. राइट अगेंस्ट द बायर इसका मतलब होता है कि आप गुड्स के साथ जो कर सके वो कर सके. अगर आप गुड्स के साथ राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस्तेमाल नहीं कर पाए, डोंट वरी, आप बायर के अगेंस्ट में सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर डैमेज फाइल कर सकते हैं. सूट फॉर प्राइस सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 बोलता है अगर प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड ऑन टू द बायर, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड ऑन टू द बायर and buyer wrongfully refuses or neglects to pay for the goods, the seller may sue him for the price of the goods. आप कोर्ट में जाकर पैसा रिकवर कर सकते हो. अरे अगर प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज इवन नॉट येट पास्ड ऑन टू द बायर, लेकिन अगर आपके पास राइट टू रिसीव था मनी, इफ यू वर एंटाइटल्ड टू द मनी, देन इन दैट केस एन अनपेड सेलर में फाइल अ सूट फॉर रिकवरिंग द प्राइस. सेक्शन 56 सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. अगर बायर ने रॉन्गफुली निग्लेक्ट किया, रिफ्यूज किया टू एक्सेप्ट द गुड्स, सेलर में सू हिम फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. डैमेजेस पूरा सेक्शन 73 इस पे अप्लाई हो जाएगा. वेयर द बायर रिप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड एंड सू फॉर द डैमेजेस. यहाँ पे रूल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल अप्लाई. देन सूट फॉर इंटरेस्ट. अगर आपके बीच में कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट की बात हुई है तो वो इंटरेस्ट रेट आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो भी सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस एंड बट द इंटरेस्ट रेट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. सो ब्रीच कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रीच हमेशा बायर से ही होता है, सेलर से भी हो सकता है. अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, से फॉर एग्जाम्पल सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम और इन मैनर प्रिस्क्राइब, या सेलर रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, या सेलर डिलीवर्स रॉन्ग गुड्स, नॉन कन्फर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स द एक्सेप्टेंस. In all these cases, यहाँ पर हम कहेंगे that seller has committed the breach and in this case the buyer gets a right to damage for non-delivery, specific performance, breach of warranty, anticipatory breach and suit for interest. आप being a buyer wrongfully आप क्योंकि seller ने आपके साथ wrong किया है, आपको deliver नहीं किया goods, आप उससे non-delivery की damage claim कर सकते हो. आप उससे specific performance भी करवा सकते हो अगर आपको realize होता है कि ये goods आपको चाहिए ही चाहिए थे. इसके अलावा आप वारंटी का ब्रीच भी उससे क्लेम कर सकते हो. ब्रीच ऑफ वारंटी एज टू था ना उसमें अनडिस्टर्ब पोजीशन एंड ऑल, आप यहाँ पर वो भी लेकर आ सकते हो और यहाँ पर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. ठीक है. आप डिमिनिशन इन द एक्सटेंशन और एक्सटेंशन इन द प्राइस भी कर सकते हो और ब्रीच ऑफ वारंटी का डैमेज भी आप क्लेम कर सकते हो. इनफैक्ट यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है अगर कोई भी पार्टी से बायर या सेलर कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करती है, दैट इज बिफोर ड्यू डेट, यानी एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात मैं कर रहा हूँ. दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड और कंटिन्यू फॉर बोथ द पार्टीज. यू मे डिसाइड. दोनों केसेस में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. ओके. बायर कैन ऑल्सो क्लेम इंटरेस्ट फ्रॉम द सेलर इफ द सेलर इज रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम और इज नॉट डिलीवरिंग कन्फर्मिंग गुड्स. या आपने कुछ एडवांस कंसिडरेशन पे किया था, वो रिटर्न नहीं कर रहा है टाइम पे, आप उसके ऊपर भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो. इंटरेस्ट रेट आइदर कैन बी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट और कैन बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट एज द केस मे बी. Okay, then last point, auction sale. What is auction sale? Auction sale is a tacit sale जहाँ पर होता क्या है, basically people bid for a particular product and when they bid they they give the bidding. For example, I am ready to buy this for, they are just giving their offers and the one with the highest offer gets selected by the fall of hammer. Now there are rules for auction sale. ये एग्जाम में आया हुआ है. Where the goods are sold in lots. अगर गुड्स लॉट में सेल आउट हो रहे हैं तो एवरी लॉट विल बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बी कंप्लीटेड बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर, है ना. देन राइट टू बिड कैन बी रिजर्व बाय द सेलर. सेलर में से कि भाई आई एम ऑल्सो बिडिंग ऑन द सेम प्रोडक्ट, सो बायर्स विल देन डिसाइड वेदर दे वांट टू बिड ऑन द प्रोडक्ट और नॉट. वेयर seller has not notified the buyer that he himself is also bidding and he knowingly or unknowingly takes part in the bid, then in such a case the contract becomes fraudulent, hence voidable. Okay. Then
Reserve price या upset price is the price below which the product is not going to be sold. Pretended meaning मतलब आप artificial bidding करा रहे हो to increase the price, and such contract will also be voidable at the option of buyer. So what will happen if there is increase or decrease in taxes? Increase or decrease in taxes will generally be borne by the buyer if nothing is given in the terms of contract. So आपका जो भी कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज हो, जो भी है वो सारे के सारे ड्यूटीज का इंक्रीज और डिक्रीज विल बी आइदर इंजॉयड और बी borne by the buyer if nothing is given in the contract of sale. With this we are at the end of Sale of Goods Act का रिवीजन. ऑलमोस्ट 1.5 आवर में हमने कर लिया है, इतना ऐसे लगता ही है. अब हम टीपा स्टार्ट करेंगे कल से, तो डोंट मिस आउट. इट विल टेक कपल ऑफ डेज फॉर अस टू कंप्लीट टीपा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आप लोग बता देना इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं. लाइव क्लासेस के लिए, वीकली टेस्ट के लिए, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस के लिए प्लीज 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 प्लस सब्सक्राइब करिए. आप आइकॉनिक लेंगे तो पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेंगे. प्लस में आपके पास ऑप्शन है 3, 6, 12, 24 मंथ के. आइकॉनिक में ऑप्शन है 6, 12, 24 मंथ के. दोनों केस में सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. सीए फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, उसको भी चेकआउट जरूर कर लेना. एंड स्पेशल प्राइस अब एंड हो चुका है, सॉरी इसके बारे में आपको मैं क्या ही बताऊँ, कल एंड हो गया. लेकिन टैग अस विद #CA बबुली टीम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टैक्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. सभी लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं, सभी को इन्फॉर्म कर दो, कल से टीपा स्टार्ट होने वाला है. पार्टनरशिप एक्ट का जबरदस्त रिवीजन होगा और बहुत अच्छे से मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा और हम लोग उसको कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.